Hello guys, how are you? Welcome to Science Vision Institute. Today in this class, I will start thermodynamics. The complete name of this paper is Thermodynamics and Statistical Mechanics. And before starting this, I would like to analyze its weightage in various competitive exams. Okay, so it's a marks analysis. In CSIR NET exam, it carries 34 marks. 34 marks. Okay. Section B and section C. सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस आते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3.5 मार्क्स, सो इट इज 14 मार्क्स. एंड इन सेक्शन सी आल्सो देयर आर 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, so it is equals to 20. So total is 34 marks. Right. In GATE exam, it carry approximate 12 to 14 marks. Okay. In JAM exam, its a weightage is approximate 15, right? So this is the approximate idea, right? However, the syllabus और JAM का जो syllabus होगा वो थोड़ा सा कम है comparative to CSIR NET and GATE, right? So this is the marks analysis. And also there is in JEST exam, its a weightage is approximately equals to 15 to 16 marks. Okay, and now I would like to recommend some books, right? So some books are Brajlal and Subramanian, ओके, इंडियन राइटर की बुक है. गर्ग बंसल एंड घोष. आर के पथारिया, ये फॉरेन राइटर की बुक है. एंड एफ रीफ, राइट. इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं. Okay, this book is better for the basic understanding. Okay, this book, okay, you can follow this book. R K Patharia, I strongly recommend it. Best book for competition point of view. Right. And this R Reef, most standard book for deep understanding of statistical physics, statistical mechanics. Statistical mechanics, right? This is similar like that JD Jackson फॉर इलेक्ट्रोडायनामिक्स, स्टैंडर्ड बुक है. तो उसी तरह से आर रीफ की जो बुक है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है. आप इसे फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. बट यहाँ पर मैं आर के पथारिया को रिकमेंड करूँगा स्ट्रांगली. ये बुक हर किसी को पढ़नी है, राइट?
और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इन दोनों बुक्स में से कोई एक बुक फॉलो कर सकते हैं, राइट। एंड नाउ लेट्स गो थ्रू इट्स सिलेबस, राइट। सो देखिए सिलेबस का यहाँ पर मैं ब्रीफ आइडिया दूंगा। चैप्टर वाइज हम सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक वाइज अगर सिलेबस आप देखना चाहें तो आप इसका सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, CSIR की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और साइंस विजन की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ सिलेबस को अपलोड कर दिया गया है, राइट। तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट चैप्टर इसका है बेसिक रिव्यू ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड है एनर्जी ट्रांसफर, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे एनर्जी, वर्क, हीट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझिए आप इसको। राइट। सेकंड चैप्टर है एंट्रोपी, मतलब थर्ड, एंड इट्स रिलेशन टू मैटर। आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया मतलब एंट्रोपी के बारे में। एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली एंट्रोपी को ही बताता है, ठीक है, ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंड फोर्थ आपका है फोर्थ में है आपका थर्मोडायनामिक फंक्शंस एंड पोटेंशियल्स। एंड पोटेंशियल्स। एंड फिफ्थ है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एंड देन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिक रिव्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। सेकेंड चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ एनसेम्बल थ्योरी, राइट। एंड रिमेनिंग चैप्टर मैं इधर लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले रहा हूँ। थर्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, MB। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, BE से शॉर्ट में लिखेंगे। फर्मी ड्रैक
स्टैटिस्टिक्स, Ising model, and the seventh chapter is phase space transitions. Okay, and here, now look here, this chapter for the basic understanding of thermodynamics. Okay, this is important, and these two chapters, these are double important, means most important, right? Thermodynamics में, statistical mechanics में, ये जो तीन स्टेटिस्टिक्स हैं, इनमें पार्टीशन फंक्शन लिखना आपको आना चाहिए। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मेन पार्टीशन फंक्शन है, ये आपको लिखना आ गया तो अदर क्वांटिटीज को आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है यहाँ पर, राइट। बाकी इनको भी स्टडी तो करना ही है, राइट। तो सारा पढ़ना है, बट मेन फोकस इस पर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 चैप्टर ये हैं और 2 चैप्टर मेनली ये हैं, और इसको भी विद इंक्लूडिंग दिस, राइट। तो ये रहा इसका सिलेबस। ये सिलेबस जो जनरल सिलेबस है CSIR नेट के लिए, नेट गेट और जेस्ट का सिलेबस है ये, राइट। टॉपिक वाइज सिलेबस आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और जो जैम का सिलेबस है वो इससे थोड़ा कम होता है, राइट। आप उसको मान के चलिए। थर्मोडायनामिक्स का ऑलमोस्ट यही है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये 2 चैप्टर इसमें काउंट हो जाएंगे, राइट। तो इतना सिलेबस जो होगा ये आपका जैम का सिलेबस हो जाएगा। क्लियर? नाउ लेट्स गो। इसको इरेज करता हूं मैं। अब स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो थर्मोडायनामिक्स क्या है समझ लीजिए। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? यहां पर आप 3 टर्म याद रखिए। फर्स्ट एनर्जी, सेकेंड एनर्जी ट्रांसफर, एंड थर्ड एनर्जी रिलेशन टू मैटर, राइट। एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर एंड एनर्जी रिलेशन टू मैटर, राइट। सो इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स a relation to matter. Energy, energy transfer and energy relation to matter. स्टडी ऑफ दीज 3 टर्म्स। अब बात आती है एनर्जी क्या है इन थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम एनर्जी की बात करें तो एग्जांपल हीट एनर्जी, राइट। अभी हीट एनर्जी क्या है? एनर्जी, what is the heat energy? This is the amount of energy
रिलीज बाय द सब्सटेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए आपके पास एक आयरन का एक टुकड़ा है, राइट, वो काफ़ी हीट है, उसको आपने इन्वायरमेंट में रखा, राइट, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा, इन्वायरमेंट को, राइट। उसके डिपेंड करता है वो कहाँ पर रखा है। सपोज कीजिए आपने इस स्पेस में रख दिया, तो वो स्पेस के लिए, सराउंडिंग के लिए एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, राइट। तो व्हाट इज द एनर्जी, हीट एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय सब्सटेंस। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, राइट। तो आपने पढ़ा होगा Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, राइट, वेयर Q इज द हीट रिलीज्ड, राइट। एम क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट, एंड टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। तो दिस इज द हीट रिलीज्ड, राइट, Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, राइट। तो एनर्जी को डिस्कस किया हमने। अब बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी ट्रांसफर का मीनिंग यहाँ पर हीट ट्रांसफर से है। तो ये हीट ट्रांसफर कैसे होती है, देयर आर 3 वेज ऑफ द हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, राइट। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, राइट। अब कंडक्शन क्या है, कंडक्शन के केस में क्या होगा, सपोज 2 बॉडीज को आप कंसीडर कीजिए, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरी का टेम्परेचर कम है। तो हायर, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से हीट ट्रांसफर करेगी किधर, जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, ओके। सो हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी, राइट। इसका एग्जाम्पल लें, सपोज कीजिए 2 बॉडी हैं, दिस इज ए एंड बी। इसका टेम्परेचर टी ए है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए टी बी है, एंड सपोज टी ए इज ग्रेटर देन टी बी, राइट। अब इन दोनों को अगर आप कांटेक्ट में लेके आएंगे, सपोज इफ दीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, दिस इज ए, दिस इज बी, तो हीट ट्रांसफर होगी ए से बी की ओर, क्यों, क्योंकि ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, राइट। तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ द कंडक्शन, राइट। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे आयरन जो होता है, इस प्रेस जो करते हैं क्लोथ को, राइट। तो इसमें क्या होता है, आयरन से हीट ट्रांसफर होती है क्लोथ के लिए, राइट। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या है, दिस इज द केस ऑफ द फ्लूइड और द लिक्विड वाटर, बॉइलिंग ऑफ द वाटर। इसमें क्या होगा, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, ओके, फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू द लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पर फ्लूइड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम higher temperature region to low temperature region, राइट। इसका एग्जाम्पल आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर,
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन क्या है? थर्मल रेडिएशंस आर जनरेटेड बाय इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो सिंपली यहाँ लिखने की जरूरत है, चलो लिख देता हूँ, थर्मल रेडिएशंस जनरेटेड बाय EM वेव्स, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन, राइट। नेक्स्ट, माइक्रोवेव ओवन। ओके, तो माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है? माइक्रोवेव ओवन में थर्मल रेडिएशंस आर इमिटेड, ओके, इन माइक्रोवेव ओवन। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द रेडिएशन, राइट। तो हीट ट्रांसफर के 3 मोड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, राइट। अब बात आती है, ये क्या है? एनर्जी रिलेशन टू मैटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। एनर्जी रिलेशन टू मैटर, इसका क्या मीनिंग हुआ? फर्स्ट, एनर्जी है क्या? हीट एनर्जी को आपने समझा, चलो ठीक है, ये है हीट एनर्जी। एनर्जी को वैसे कैसे डिफाइन करेंगे? एनर्जी इनफैक्ट इज द एबिलिटी टू ब्रिंग चेंज। एनर्जी इज द एबिलिटी टू ब्रिंग चेंज एंड वर्क डन, राइट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर आप किसी सिस्टम को, सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर थर्मोडायनामिक सिस्टम, राइट। तो अगर आप किसी सिस्टम को कुछ एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी क्या करेगी? उस सिस्टम की में कुछ चेंजेस करेगी। अब चेंजेस क्या? उसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंजेस करेगी एंड कुछ वर्क डन होगा, राइट। सो ये क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू ब्रिंग चेंज एंड वर्क डन, राइट। अब यहां पर समझिए, सपोज कीजिए आपने किसी सिस्टम को, किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम को आपने DQ एनर्जी दी, राइट। अगर आपने DQ एनर्जी किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम को दी तो ये क्या करेगा? उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा प्लस कुछ वर्क डन होगा यहां पर, राइट। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, इन द कमिंग लेक्चर्स। ओके, तो ये है एनर्जी रिलेशन टू मैटर, राइट। तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट। थर्मोडायनामिक्स क्या है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो एनर्जी है आप इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे। कंडक्शन के केस में हीट जो ट्रांसफर होती है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कन्वेक्शन के केस में, रेडिएशन के केस में, उसको भी मैं बता देता हूँ। ओके, इसको यहाँ से मैं अरेंज कर लेता हूँ। इन केस ऑफ कंडक्शन, इसको यहाँ से अरेंज कर लेते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाई हीट ट्रांसफर, राइट। Q इक्वल्स टू KA TH माइनस TC अपॉन D। यहाँ पर Q क्या है? हीट ट्रांसफर। K क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। A क्या है? एरिया, इज द एरिया। TH टेम्परेचर ऑफ द हॉटर बॉडी, हॉट बॉडी और रीजन। TC टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी एंड D is the distance. Okay, what is the D? This is simply
distance, right? And now convection, in case of the convection, heat transfer is calculated by HCA TH minus TC. यहाँ पर HC क्या है? Q is the same, heat transfer is the area, and TH and TC same like this. This is the heat transfer coefficient. Okay, and radiation, in case of radiation, Q is defined as sigma A TH minus TC, where sigma is the Stefan Boltzmann constant, right? Stefan Boltzmann constant. बाकी Q A and TH TC are same like this. Okay, so this is the thermodynamics. Okay, and इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो उसको समझ लीजिए. एक्चुअली क्या है, थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा पेपर है जिसका एक्सपीरियंस हम डेली लाइफ में बहुत करते हैं. तो एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. थर्मोडायनामिक्स का केस है, राइट? जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, तो क्वांटम मैकेनिक्स का डेली लाइफ में आपका तो आप उसे नहीं देख पाते हैं ना. और थर्मोडायनामिक्स ऐसा है जिसमें आप डेली लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं, राइट? एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, बेस्ट एग्जाम्पल. सपोज कीजिए दिस, ये आपका मतलब स्टोव है, राइट? किचन में जो आप लोग यूज करते हैं, राइट? गैस चूल्हा मान लीजिए, राइट? अब यहां पर राइट, ये है आपका कोई पॉट जो इसके ऊपर रखा हुआ है. ये इसका हैंडल है, राइट? अब इसके अंदर वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, राइट? बहुत सारे, राइट? अब आप क्या करेंगे, इसको आप ऑन कीजिए, राइट? तो ये हीट करेगा इसको, ठीक है? जब ये इसको हीट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनमें मूवमेंट शुरू हो जाएगा, राइट? एक तो ये होगा. दूसरा क्या होगा इसके अलावा, यहां पर आप देखेंगे ये जो हैंडल है ये गर्म होना शुरू हो जाता है, मीन्स यहां पर हीटिंग इफेक्ट होगा, राइट? तो ये क्या है, ये हीटिंग जो है, दिस इज द कंडक्शन, यानी हीट यहां से यहां पर ट्रांसफर हो रही है, दिस इज द कंडक्शन, एंड दिस इज कन्वेक्शन. एंड यहां से क्या होगा, कुछ रेडिएशंस सराउंडिंग, ये क्या है सराउंडिंग, तो ये रेडिएशंस, ये जो हीट ट्रांसफर होगी, दिस इज द रेडिएशन प्रोसेस. तो यहां पर इस एग्जांपल में आपने देखा हीट ट्रांसफर के तीनों प्रोसेस हैं यहाँ पर. दिस इज द कंडक्शन, हीटिंग ऑफ द हैंडल, राइट? एंड वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. तो दिस इज द केस ऑफ द कन्वेक्शन एंड दिस इज द केस ऑफ द रेडिएशन, राइट? नाउ आगे देखिए.
ये तो एक अंडरस्टैंडिंग रही थर्मोडायनामिक्स की जो आपने यहाँ पर अभी समझा। आल्सो वी कैन एक्सप्लेन इट इन अनदर वर्ड्स, लाइक इट इज अ साइंस ऑफ माक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। इसको इसके इट इज ए साइंस ऑफ माक्रोस्कोपिक सिस्टम। यहां पर ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इस पर डिस्कस करूंगा। सिस्टम composed large number of particles। अब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या होंगे पार्टिकल्स? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आइंस, ईटीसी। अभी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सपोज करो n पार्टिकल्स हैं, तो n इज वेरी लार्ज, राइट। एंड हियर we study of properties at macroscopic level of system। यानी कि यहाँ पर हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं एट माक्रोस्कोपिक लेवल। देखिए यहाँ पर फिर से माक्रोस्कोपिक वर्ड आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। माक्रोस्कोपिक सिस्टम, यहाँ पर माक्रोस्कोपिक लेवल, प्रॉपर्टीज एट माक्रोस्कोपिक लेवल, तो क्या है ये? एंड डिफरेंस क्या होता है माक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक में? अगर मैं माक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलूं और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलूं, क्या डिफरेंस होगा, राइट? तो समझिए यहाँ पर माक्रोस्कोपिक सिस्टम, इसका सिंपल मीनिंग है लार्ज स्केल और बल्क। अगर आप बल्क स्टडी कर रहे हैं तो ये माक्रोस्कोपिक स्टडी कहलाएगी, राइट? तो एज ए बल्क आप स्टडी कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे स्टडी कर रहे हैं, नॉट द इंडिविजुअल स्टडी ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड इट्स अ बिहेवियर, राइट? एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो इंडिविजुअल स्टडी है, उनके बिहेवियर की जो स्टडी है, वो हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेबल होगी, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, राइट? वो ये अलग केस हो जाएगा। यहाँ पर आप लार्ज स्केल पर एज ए बल्क आप स्टडी करेंगे सिस्टम की, राइट? अब बात आती है प्रॉपर्टीज एट द माक्रोस्कोपिक लेवल। हियर वी स्टडी द प्रॉपर्टी, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो ये माक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए एक एक वर्ड, एक एक टर्म की इंपॉर्टेंस है साइंस में, मेनली इन फिजिक्स में। हर टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, राइट? तो माक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं विच आर मेजरेबल एंड वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं जैसे वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट। समझिए ये आपकी माक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, इनकी आप स्टडी करेंगे। एंड ड्यू टू दिस रीजन थर्मोडायनामिक्स कम्स अंडर द क्लासिकल फिजिक्स, राइट? थर्मोडायनामिक्स जो है क्लासिकल फिजिक्स में कंसीडर की जाती है। एंड स्पेशली नोट करके लिख लीजिए, स्पेशल नोट करके लिख लीजिए, थर्मोडायनामिक्स आपको सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक डिटेल नहीं देती है। थर्मोडायनामिक्स
by itself can't gives the fine microscopic डिटेल ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक डिटेल आपको नहीं देती है। एंड माइक्रोस्कोपिक डिटेल कहां से मिलेगी, अभी हम इसकी बात करेंगे। एंड इट गिव्स ओनली द माइक्रोस्कोपिक डिटेल ऑफ द सिस्टम, राइट। एंड अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, टू कोरिलेट द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विद माइक्रोस्कोपिक प्रोसेसेस, that is the behavior of the atoms and the molecules, we need another kind of physics or another branch of physics which is known as the statistical mechanics, right। तो ये जो पेपर है आपका थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, राइट, तो इसमें जो थर्मोडायनामिक्स पार्ट है ये क्लासिकल पार्ट हो गया, राइट, जो आपको माइक्रोस्कोपिक डिटेल ऑफ द सिस्टम देगा, और सिस्टम की जो माइक्रोस्कोपिक डिटेल है वो आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से मिलेगी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप इन माइंड, थर्मोडायनामिक्स कैंट गिव अस द फाइन माइक्रोस्कोपिक डिटेल ऑफ द सिस्टम, राइट। फाइन माइक्रोस्कोपिक डिटेल आपको जो है मिलेगी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से, राइट। तो हम दोनों पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब देखिए आगे, अब यहाँ पर बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब समझिए, थर्मोडायनामिक्स में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट हीट मीन्स एनर्जी, एंड सेकेंड थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है इसकी हम स्टडी करेंगे आगे कमिंग लेक्चर्स में। बट इस सिस्टम को हम एनालाइज कैसे करेंगे, थर्मोडायनामिक सिस्टम को एनालाइज कैसे करेंगे, तो समझिए कैसे एनालाइज करेंगे इसको। देखिए हेडिंग डालिए एनालिसिस ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। कैसे हम इसको एनालाइज करेंगे? सो इट इज एनालाइज बाय सम गवर्निंग कंजर्वेशन इक्वेशंस, राइट। अब वो कंजर्वेशन इक्वेशंस क्या है? मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, चेंज कर लेता हूं, एंड एंट्रोपी एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब देखिए मास कंजर्वेशन का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पर? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, मास कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओके। से आप क्या कहेंगे? कंट्रोल ऑन मास, कंट्रोल मास सिंपली बोल देते हैं। केस है जैसे क्लोज सिस्टम आपका, इन केस ऑफ द क्लोज सिस्टम वेरियस सिस्टम्स की स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी वेरियस systems like the open system, closed system, isolated system in the coming lectures. And this is energy conservation. Energy cannot be created or destroyed. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, राइट। ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
राइट। ये क्या है, एंट्रोपी एंड इट्स प्रॉपर्टीज, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंट्रोपी क्या है, बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ द डिसऑर्डर है। इसकी डिटेल स्टडी हम करेंगे, लॉज की स्टडी करेंगे, राइट। तो यहाँ पर समझ लीजिए थर्मोडायनामिक सिस्टम को आप एनालाइज कैसे करेंगे। एनालाइज करने के लिए आपको इन इक्वेशंस का यूज करना होगा, राइट। नाउ फाइनली इसको इरेज करता हूं मैं। अब देखिए आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। देखिए आपने थर्मोडायनामिक्स को समझ लिया, इसको दो डिफरेंट वेज में आपने इसको समझा, राइट। थर्मोडायनामिक्स क्या है, कंक्लूजन क्या निकला। अगर मैं इसको फाइनली समराइज करना चाहूं तो ये क्या दो स्टेटमेंट में आप कैसे इसको समराइज कर सकते हैं थर्मोडायनामिक्स को, राइट। एक एक स्टेप अगर क्लियर होगा तो आप इसको बेटर ढंग से समझ पाएंगे, राइट। तो यही मेरा पर्पज है कि एक स्टेप इसका क्लियर हो। नाउ इसको समराइज करते हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थर्मोडायनामिक्स की, राइट। क्या है थर्मोडायनामिक्स? सिंपली इट डिस्क्राइब द माक्रोस्कोपिक सिस्टम, describe macroscopic properties. Simple. It describe macroscopic properties at इस तरह लिखिए ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम। अब बस यहीं पर यही बात समझने वाली है। ये बात मैंने पहले क्यों नहीं बताई, अब क्यों बता रहा हूं। डिस्क्राइब माक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम। अब ये क्या है इक्विलिब्रियम सिस्टम? अगर सपोज करो आप इसको हटा दीजिए इक्विलिब्रियम सिस्टम, जनरली स्टूडेंट इसको इस तरह से पढ़ लेते हैं डिस्क्राइब द माक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, तो ये स्टेटमेंट अधूरा है। अगर आप इसको इसके साथ ऐड नहीं करते हैं तो ये अधूरा है। क्यों अधूरा है? इक्विलिब्रियम सिस्टम यहां पर हमने क्यों इसको ऐड किया, इसका क्या मीनिंग हुआ, और इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम का क्या मीनिंग हुआ? एक्चुअली दिस इज द स्टेट, equilibrium of the system means this is the state in which the properties cannot be changed with time. अगर प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएंगी तो आप उनकी स्टडी कैसे कर पाओगे, कैसे उनको मेजर कर पाओगे? तो दैट मीन्स एक कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए ताकि उसकी प्रॉपर्टी चेंज ना हो। और इन अदर वर्ड्स देयर इज नो माक्रोस्कोपिक मूवमेंट of matter and energy within the system or surroundings or the other systems. और आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं यूनिफॉर्म टेम्परेचर, द टेम्परेचर शुड बी यूनिफॉर्म। दिस मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, इक्विलिब्रियम सिस्टम का मीनिंग क्या, स्टेट इन विच properties does not change, right. दूसरा no macroscopic movement of the energy and the matter, right, within the system or outside the system और the uniform temperature। अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यानी एक बात तो ये है, दूसरा क्या है, it is entirely empirical।
एंटायरली इंपीरिकल। अब ये क्या मीनिंग हुआ इंपीरिकल का? थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एंटायरली इंपीरिकल है। क्या मीनिंग हुआ? एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, नॉट हाइपोथेटिकल, राइट। इसमें आप जो भी रिलेशंस पढ़ेंगे, जो भी लॉज पढ़ेंगे, वो सब, और इसकी जो भी थ्योरी है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, हाइपोथेटिकल नहीं है, राइट। दूसरा एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, build on 4 laws and simple mathematics. This is the most important case. It is based on 4 laws and simple mathematics. अभी 4 laws क्या है? हालांकि इन सारे लॉज की स्टडी को हम आगे करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर मैं इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूँगा अभी, कि पूरी थर्मोडायनेमिक्स इन्हीं पर बेस्ड है, राइट। तो ये 4 लॉज क्या हैं आपके? जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, राइट। अब देखिए जीरोथ लॉ क्या है। देखिए आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, जो 2-3 लाइन का जो स्टेटमेंट होता है और वो सब ठीक है, वो अपनी जगह पे, राइट। बट एक लाइन में आप इसको कहना चाहें, या एक लाइन छोड़िए, एक वर्ड में, इन द सिंगल वर्ड आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे ही बात हो कि जीरोथ लॉ क्या है, तो दिमाग में एक वर्ड क्लिक करना चाहिए, वो क्या है? टेम्परेचर। जीरोथ लॉ डिफाइंस टेम्परेचर, राइट। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ क्या है? जैसी बात करें फर्स्ट लॉ, तो दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, तुरंत क्लिक करना चाहिए दिमाग में। वो वर्ड क्या है? सिंगल वर्ड से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ डिफाइंस एनर्जी। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या है? इसको भी एक सिंगल वर्ड में कैसे डिफाइन करोगे? जैसे ही बात आए सेकंड लॉ की, तो दिमाग में एक वर्ड क्लिक करना चाहिए, क्या? एंट्रोपी। सेकंड लॉ डिफाइंस एंट्रोपी। एंड थर्ड लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इसमें। थर्ड लॉ क्या है और ये क्या बताता है? इसके बुक्स में जो चीज़ें लिखी हैं ठीक हैं, बट उनका फाइनल कंक्लूजन क्या होता है, वो बात कि बेस्ट अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, क्या है मतलब, राइट। स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, स्टेटमेंट पढ़ लिया, वहां से कुछ कंक्लूजन निकल के आना चाहिए, मतलब एक फील आना चाहिए ना। फील मतलब अंडरस्टैंडिंग से है। तो जब थर्ड लॉ की बात होगी तो दिमाग में क्या क्लिक करेगा, भाई क्या है थर्ड लॉ? देखिए सेकंड लॉ एंट्रोपी के बारे में बताता है, ठीक है, बहुत अच्छा। बट ये एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसका नंबर क्या है, राइट। तो थर्ड लॉ क्या करता है, क्या बताता है? इट गिव्स द न्यूमेरिकल वैल्यू टू एंट्रोपी। इन अनदर वर्ड्स, इट क्वांटिफाई टू एंट्रोपी, राइट। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पर, देखिए यहां पर जगह थोड़ा सा रेज कर लूं इसको, राइट। ओके, अगर लॉज की बात करें तो आपका जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ,
राइट, डिफाइंस टेम्परेचर T, defines energy. Second law defines entropy, and third law gives numerical value of entropy or it quantify the entropy. राइट, अब बताइए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स की? है, थर्मोडायनामिक्स क्या है? सिंपली 3 टर्म्स आपको याद रखने हैं, एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर एंड एनर्जी रिलेशन टू मैटर। राइट, एनर्जी की बात करेंगे तो हीट एनर्जी, राइट, हीट एनर्जी आप समझ रहे हैं। एनर्जी ट्रांसफर में 3 मोड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एंड एनर्जी रिलेशन टू द मैटर, सिंपली एक रिलेशनशिप की हम यहाँ पर बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने किसी सिस्टम को एनर्जी दी तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा, कुछ वर्क डन करेगा, तो दिस इज अ रिलेशनशिप। इसी तरह से और भी सारी रिलेशनशिप हैं जिनकी हम स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं। एंड देन इसका एग्जाम्पल आपने देख ही लिए साथ ही साथ, और इसको अनदर वर्ड्स में अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो इट इज अ साइंस ऑफ माक्रोस्कोपिक सिस्टम। माक्रोस्कोप का मीनिंग है यहाँ पर सिंपली लार्ज स्केल, बल्क, राइट, and macroscopic property, those properties which are measurable like the volume, pressure, temperature and specific heat, right, इस तरह से। और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के साथ अगर हम कोरिलेट करें माक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को तो हम उनको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में करेंगे। राइट, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आपकी क्या है? स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, एंड थर्मोडायनामिक्स माक्रोस्कोपिक है। राइट, एंड इट डिस्क्राइब द माक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। हो ही गया आपका इक्विलिब्रियम सिस्टम, आप समझ ही गए। राइट, एंड 4 लॉज पर ये बेस्ड है, 0th लॉ, 1st लॉ, 2nd लॉ एंड 3rd लॉ, दीज आर ऑल लॉज। राइट, तो कहने का मीनिंग सिंपल सा ये है कि एक एक टर्म की अपनी इंपॉर्टेंस होती है जिसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। राइट, तभी साइंस का अपना मजा है, फिजिक्स का अपना मजा तभी है जब आप एक एक वर्ड को, एक एक टर्म को समझ रहे हैं। राइट, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और इंटरेस्ट डेवलप होगा। अदरवाइज जो है फिर वो बात नहीं आएगी, पढ़ने के लिए पढ़ लो, रट लो, बट वो फील नहीं आएगा। राइट, और वैसे भी इस समय जो टाइम चल रहा है, अभी तक लॉकडाउन था कुछ जगह पर, अभी भी लॉकडाउन है ना, तो आप भी फुर्सत में हैं, हम भी फुर्सत में हैं, तो क्यों ना इसको अच्छे से स्टडी कर लिया जाए। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप इन सबको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और कुछ बुक्स उठाइए, उनको पढ़िए, इंटरनेट से पढ़िए। राइट, ओके, सो गुड लक।